हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल टारगेट विद विनोद पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, भाई पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जो था अर्थ की मूवमेंट। तो हमने उसमें अर्थ के बारे में थोड़ा सा देखा था कि अर्थ कितने तरह की मूवमेंट करती है, कितनी तरह की गतियां करती हैं और उन मूवमेंट की वजह से हमारी अर्थ पर हम और बाकी जो जानवर हैं उन सबके जीवन पर कितने तरह के असर पड़ते हैं। हमने कई तरह की चीजें उसमें देखी थी कि जो मौसमों में बदलाव है, जो दिन रात होते हैं, ये अर्थ की उन्हीं दो गतियों की वजह से होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 3, गलत लिख दिया है, यहां पर होगा चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 है ये 6th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है, सोशल साइंस की, उसी का 4th चैप्टर का नाम है मानचित्र। अब जैसा कि चैप्टर के नाम से ही हमें महसूस होता है कि भाई मानचित्र के बारे में इसमें दे रखा होगा, लेकिन हमें मानचित्र के बारे में पता क्यों होना चाहिए, मानचित्र के ऊपर पूरा चैप्टर आखिरकार दिया क्यों है। तो सबसे पहले तो ये चीज कि हम दुनिया भर में अलग अलग जगह जाते हैं और हर जगह पर हमें कहीं ना कहीं मानचित्र की जरूरत है। अगर आप केरला कल को चले जाओ, वहां की लैंग्वेज मलयालम तो आपको आएगी नहीं। अगर आपने पहले पढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो क्या करोगे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी जगह जहां पर आपको उस जगह की लैंग्वेज नहीं आती तो वहां पर आपको मानचित्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मानचित्र जो पूरे वर्ल्ड में मानचित्र बनते हैं वो उसमें जो सिंबल्स होते हैं, जैसे डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ नदी होगी, कहाँ पे पुल होगा, कहाँ पे सड़क होगी, कहाँ पे रेलगाड़ी की पटरियां होंगी, उन सबके जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो सेम तरह के यूज किए जाते हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो रिकॉग्नाइज सिंबल्स हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि मानचित्र हमारी लाइफ में कई जगहों पे काम आता है, चाहे आप गूगल मैप यूज करो या कोई दूसरा कोई ऐप ऐसा यूज करो जिससे आप लोकेशन देखते हो। तो सीधी सी चीज है कि इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि मानचित्र जो है उसकी कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि हमने एक चैप्टर आया था हमारा 2nd चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि ग्लोब जो है वो काफी यूजफुल है। हम अर्थ के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम ग्लोब का एक एग्जाम्पल जरूर लेते हैं, क्योंकि जो ग्लोब है वो हमें अर्थ के बारे में जानने में काफी ज्यादा एक तरीके से सहायता करता है, काफी हेल्पफुल रहता है वो। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो इसकी कुछ कमियां भी हैं। अब कमियां कैसे? भाई सिंपल सी बात है, आप एक ग्लोब को यूज कर रहे हो, यानी कि एक जैसी अर्थ दिखाई देती है वैसा ही ग्लोब है। तो ग्लोब और अर्थ दोनों सेम। अब जब आप एक ग्लोब को यूज करोगे तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप किसी जगह के बारे में देख रहे हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप महासागरों के बारे में देख सकते हो, महाद्वीपों के बारे में देख सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी लोकेशन देखनी है वहां पर जो उस अर्थ में काफी छोटी सी जगह पर हो, जैसे आप दिल्ली देखोगे तो बिल्कुल वहां पर एक पॉइंट दिखाएगा। लेकिन अगर वही चीज आपको अच्छे से देखना है, सिर्फ दिल्ली के बारे में या दिल्ली का ही जो अलग अलग जगह है, जो अलग अलग दिल्ली के अंदर प्लेसेस हैं, वहां के बारे में कैसे देखोगे। तो वहां के लिए हमें मानचित्र चाहिए। तो हमें याद रखना है कि पृथ्वी के जब भी छोटे भाग का हमें अध्ययन करना हो, छोटे भाग की स्टडी करनी हो, कोई भी एक बिल्कुल छोटी सी जगह है उसके बारे में अगर जानना है तो फिर हमारा ग्लोब जो है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी हमारे मानचित्र की। अब ये मानचित्र किस तरीके से काम करता है, फिर मानचित्र बनाया कैसे जाता है। तो हमें पता है कि जो एक मानचित्र होता है बिल्कुल एक सपाट, जो हम हाथ में लेते होते हैं कागज टाइप का होता है, कुछ होते हैं जो प्लास्टिक के भी बने आते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो समतल सतह होती है। उस पे पैमाने के आधार पे एक चित्र या रेखा चित्र बनाया जाता है। पैमाने के आधार पे एक आरेख तैयार किया जाता है, कुछ रेखाएं खींच के, और वो सारी पैमानों से बनाई जाती है। पैमानों का मतलब क्या है? पैमानों का मतलब है कि उसके लिए एक स्केल जो होता है कि भाई रियल में इस जगह से लेके इस जगह तक की अगर दूरी 500 किलोमीटर है
तो आप उस जगह को मानचित्र में जब दिखाओगे तो इस जगह और इस जगह के बीच की जो दूरी वास्तविक है, रियल में 500 किलोमीटर है, तो उसमें भी कुछ मैप में इस तरीके से करो कि उसकी दूरी उसी तरीके से दिखाई दे। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मानचित्र को पैमाने के माध्यम से बनाया जाता है। हर मानचित्र को जो पैमाने के आधार पर नहीं बनाया गया तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैप नहीं माना जाएगा। बाकी चपटी सतह पर खींचा जाता है, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। ग्लोब जो होता है वो तो गोल होता है, और जो मानचित्र होता है वो हमेशा चपटी सतह पर बनाया जाता है, वो गोल थोड़ी होता है, वो तो बिल्कुल चपटा होता है। और दूसरा इसका फायदा क्या है, आप महाद्वीपों को तो देख सकते हो। तो ग्लोब में हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, वो मानचित्र में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपको राजस्थान के बारे में देखना है, गुजरात के बारे में देखना है, या राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखना है, किसी गांव के बारे में देखना है, वहां पे क्या करोगे? क्या वो जो ग्लोब है वहां पे काम आएगा? तो बिल्कुल भी ऐसी जगहों पर ये ग्लोब वगैरह काम नहीं आते। तो इसके लिए हम मानचित्र का यूज करते हैं, ताकि पृथ्वी का कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर जो काफी छोटा हो, उस छोटे भाग की अगर हमें स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, तो उसमें भी वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, हमारे लिए काफी सहायक रहेगा। साथ ही साथ हमें एक और चीज याद रखनी है, मानचित्र जो है वो पृथ्वी का वास्तविक रूप नहीं है। ग्लोब वैसा ही दिखाई देता है जैसा असल में पृथ्वी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को जाकर देखोगे तो वो गोल दिखाई देगी, पूरी गोल नहीं है, लेकिन हम एक मान के चले कि गोल है वो, तो गोल दिखाई देगी, और ग्लोब भी गोल होता है। लेकिन मानचित्र क्या गोल होता है? तो मानचित्र तो एक चपटी सतह पर बनाया गया है। तो सीधी सी बात है कि वास्तविक रूप क्या है? पृथ्वी का वास्तविक रूप जो है वो है ग्लोब, लेकिन मानचित्र जो है वो पृथ्वी का वास्तविक रूप नहीं है। साथ ही साथ कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो कम जानकारी देते हैं, और कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा जानकारी देते हैं। तो हर तरह के मानचित्र मिलेंगे आपको। अगर आपको वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप वर्ल्ड का मैप उठाओगे, लेकिन अगर वर्ल्ड के मैप में आप दिल्ली ढूंढोगे तो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा। और सोचने वाली बात तो यह है कि फिर आप दिल्ली की कितनी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा ये गेन कर लोगे कि जो दिल्ली शहर है वो एशिया महाद्वीप में, इससे ज्यादा ये कर लोगे कि एशिया महाद्वीप में भी भारत देश में। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी मैप के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसी मैप को देखते हैं तो कुछ मैप हमें कम जानकारी देंगे और कुछ ज्यादा देंगे। जो एटलस वाले मैप होते हैं उसमें एक साथ कई सारे मानचित्र होते हैं। एक ऐसी बुक होती है एटलस जिसके अंदर एक से ज्यादा मानचित्र होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम भारत का मैप उठाओगे वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा या फिर एटलस? तो सिंपल सी बात है कि एटलस जो है वो ज्यादा हमें मैप के बारे में या फिर अलग अलग जगहों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी, क्योंकि जो एटलस बुक है उसमें एक से ज्यादा मानचित्र है। तो एक मानचित्र को पढ़ के जितनी जानकारी मिलेगी हमें, उससे ज्यादा जानकारी हमें एटलस को पढ़ के मिलेगी। उसी के साथ एक अगला इसी में टॉपिक है कि भाई ये तो हो गया कि मानचित्र जो है वो हमें ग्लोब से ज्यादा जानकारी देता है। मानचित्र जो है हमें ग्लोब से ज्यादा जानकारी के साथ साथ कुछ मानचित्र ऐसे भी होते हैं थोड़ी कम जानकारी देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा जानकारी देते हैं। लेकिन कुछ मानचित्र के प्रकार भी हैं, तो वो हमें याद रखना है। तो एक है भौतिक मानचित्र। ये प्रकारों की बात हम कर रहे हैं जिसमें मानचित्र जो है मैप है उसके टाइप्स बता रखे हैं। तो एक है भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप, सेकंड है पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा तो है यहां पर थीमेटिक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दे रखा है। तो हमें ये तीन मानचित्र याद रखने हैं। कारण जो भौतिक मानचित्र हमने कई बार देखे हैं, हमारी जो ज्योग्राफी की बुक होती है उसमें शहर, देश या राज्य नहीं दिए होते, उसमें पर्वत, पठार, नदियां, इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन एक तरीके से कह सकते हैं जो चीजें हमने नहीं बनाई, शहर, राज्य, देश, देश की बाउंड्रीज ये हमने बनाई है, तो ये तो आ जाएगा पॉलिटिकल मैप की कैटेगरी में। तो याद रखना है हमें कि देश, राज्य, जिले या शहर कोई भी मैप ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाएगा तो वो होगा राजनीतिक मानचित्र। जब भी कोई भी मानचित्र पर्वत दिखाए, नदियां दिखाए, पठार दिखाए, महाद्वीप दिखाए या फिर महासागर दिखाए तो वो आ जाएगा हमारा भौतिक मानचित्र में। और जो लास्ट है थीमेटिक मानचित्र, भाई ठीक है इसमें तो प्राकृतिक चीजें आ गई, इसमें जो मानव ने खुद बनाए, देश बनाए, राज्य बनाए, जिले बनाए, शहर बनाए, वो इसमें आ गए।
लास्ट वाले में क्या आता है। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे हमें ये जानना है कि बरसात जो है वो राजस्थान के कुछ इलाकों में कम होती है, वहीं पर अगर हम जाएं उत्तरी पूर्वी भारत में मेघालय में, तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बरसात वाली जगह है वो मेघालय के अंदर है। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि भाई सबसे कम भारत में इस जगह हो रही है, सबसे ज़्यादा उस जगह हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे मीडियम लेवल की बरसात हो रही है, कहाँ पे हाई लेवल की बरसात हो रही है, कहाँ पे एवरेज बरसात हो रही है। तो उसके लिए ये जो थीमेटिक मानचित्र है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आएंगे। कारण थीमेटिक मानचित्र जो है वो एक विशेष प्रकार की जानकारी देते हैं, जैसे कुछ चीज़ों का वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी फैली हुई है। अगर ज़्यादा फैली हुई है तो उसको ये अलग टाइप से दिखाएगा, जहाँ पे कम फैली होगी उसे अलग टाइप से दिखाएगा, और जहाँ पर मीडियम फैली होगी उसे थोड़ा अलग टाइप से दिखाएगा। तो बरसात भाई किन किन इलाकों में कितनी बरसात होती है उसे थोड़ा अलग टाइप से दिखाएगा। उसी तरीके से पर्वत, किन किन क्षेत्रों में पर्वत फैले हैं, किन क्षेत्रों में नहीं फैले, उनको थोड़ा अलग तरीके से दिखाएगा। वन और पठार, भाई किन क्षेत्रों में वन है, किन क्षेत्रों में वन ज्यादा है, किन क्षेत्रों में वन कम है, और किन क्षेत्रों में वन नहीं है, वो जो मैप होगा वो उसमें हमें वो दिखाएगा। तो एक तरीके से थीमेटिक मानचित्र हमें अलग अलग चीजों की एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि कौन सी चीज कितने एरिया में फैली हुई है, कितने एरिया में नहीं फैली हुई, और अगर कहीं पर फैली हुई है तो कितनी ज्यादा फैली हुई है, और कहीं पर नहीं फैली हुई तो कितनी कम फैली हुई है। तो ये सारी तरह की इंफॉर्मेशन हमें इस तरह के मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र से मिलेंगे। तो मानचित्र के प्रकार कितने हुए? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और लास्ट हुआ हमारा थीमेटिक मानचित्र। तो टोटल मिलाकर 3 मानचित्र के प्रकार यहां पर दे रखे हैं, वो हमें याद रखना है। और इस टॉपिक के बाद करते हैं हम अपना अगला टॉपिक जो है मानचित्र के घटक। समस्या के लिए खेद है क्योंकि वीडियो बनाई जा रही थी और उल्लू की प्रवृत्ति में, हम तो मुर्गी वाली प्रवृत्ति के हैं, सुबह उठते हैं, लेकिन उल्लू की प्रवृत्ति के होते हैं कुत्ते। तो सुबह सुबह उठने से पहले 4 बजे से पहले वो भौंकना शुरू कर दिए, उसके बाद से वीडियो बनना बंद हो गई। तो सिंपल सा है कि अगर मैं पढ़ाऊं, मैं समझाऊं और उसके बीच में कुत्तों की आवाज आए तो सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम वीडियो को 2 पार्ट में बनाएं ताकि समझ में भी आए। और सबसे मेन चीज तो यही है कि अगर बीच वीडियो में अगर आवाजें आएंगी तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं, तो ना तो समझ में आएगा और ध्यान भी भटकेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम वीडियो को 2 भागों में करें और कल सुबह इसकी वीडियो कंप्लीट आ जाएगी। तो समस्या के लिए खेद है, बाकी आधी वीडियो है, आधी वीडियो आज के लिए, बाकी आधी वीडियो कल करते हैं।